हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर। वीर का अपार्टमेंट। वीर के ये कहने पर कि खुशहाली को अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए, खुशहाली उसकी तरफ देखने लगती। खुशहाली को नज़र खुद पर महसूस कर वीर इस बार थोड़ा सीरियस होकर बोला, मुझे पता है कि ये आपकी ज़िंदगी है और कल जो कुछ भी गोयनका हाउस में हुआ उसके बाद आप दोबारा वहाँ नहीं जा पाओगे, लेकिन एक बार सोच लीजिए। खुशहाली वीर की बात पर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मैं हमेशा से किस्मत की मारी हूँ। मुझे जिन्हें पसंद करती हूँ ना, वो कभी मेरे होते नहीं होते। खुशहाली की बात पर वीर दरवाजे से हट कर बोला, नाश्ता करते हैं। खुशहाली अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वीर अपना सिर हिला देता है तो खुशहाली वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वीर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद खुशहाली जब लिविंग रूम में पहुंचती है तो देखती है वीर बड़े ध्यान से न्यूज़ देखते हुए सैंडविच खा रहा था। खुशहाली उसके प्लेट में देखती है जिसमें सॉस नहीं था, जिस कारण वो किचन में जाकर सॉस लाकर वीर की तरफ बढ़ा देती। जिसे देखते हुए वीर कहता है, मुझे टोमेटो सॉस से एलर्जी है, मैं नहीं खाता। जिस पर खुशहाली थोड़ा कंफ्यूज होकर बोली, अगर आपको टमाटो सॉस से एलर्जी है तो आपके घर में क्या कर रहा है? क्या यहाँ पर आपकी गर्लफ्रेंड रहती है? खुशहाली की बात पर वीर जल्दी से बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो आज सुबह ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड खत्म हो गया था तो मैं ग्रोसरी शॉप गया था, वहीं से सॉस ले आया। खुशहाली अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोली, सॉस लेकर आ गए मेरे लिए? वीर खुशहाली की बात को इग्नोर करते हुए बोला, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है, मुझे सुनने दीजिए ना। वीर के चेहरे के 12 बजे हुए देखकर खुशहाली हल्का सा मुस्कुराकर डाइनिंग टेबल की तरफ चली जाती है और प्लेट में ढक कर रखे सैंडविच में सॉस डालकर आकर वीर के बगल में बैठ जाती है। वीर अपनी तिरछी आंखों से खुशहाली को देखने के बाद धीरे धीरे अपना सैंडविच खाते हुए टीवी की तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद वीर खड़ा होकर खुशहाली के नाश्ते के प्लेट को उठाते हुए बोला, आपके कोई रिपोर्ट्स होंगे तो उसे कर लो। खुशहाली वीर की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है। वीर 2 मिनट रुक कर बोला, आप कह रहे थे कि फौरन जाओगे, तो फिर से गोयनका हाउस जाना होगा ना? खुशहाली वीर की बात पर बोली, मुझे फिर से जो कल रात हुआ ना नहीं चाहिए, मैं मैनेज कर लूँगी। खुशहाली की बात पर वे पिछली रात हुए गोयनका हाउस में झगड़े को सोचने लगते हैं। गोयनका हाउस। वीर की गाड़ी आकर गोयनका हाउस के पार्किंग में रुकती है। खुशहाली पूरे रास्ते शांत बैठी हुई थी और वीर बस कभी उसे देखता तो कभी ड्राइविंग पर फोकस कर रहा। खुशहाली गाड़ी से उतरकर वीर की तरफ देखते हुए बोली, थैंक यू मिस्टर सिसोदिया। वीर गाड़ी से बाहर आकर खुशहाली से बोला, इट्स ओके, नो थैंक्स, रात हो गया, अंदर जाइए। खुशहाली वीर की बात पर अपना सिर हिलाकर गोयनका हाउस के अंदर चली जाती है। वीर उसे जाता हुआ देखने लगता है। इधर खुशहाली जब अंदर आती है तो मेन हॉल में उसके पापा श्रवण गोयनका, उसके स्टेप मॉम मालती गोयनका और उसके स्टेप सिस्टर प्रीति गोयनका बैठे हुए थे। खुशहाली उन दोनों को एक नज़र देखकर वहाँ से जाने लगती है, जिस पर मिस्टर गोयनका तेज आवाज़ में कहते हैं, रुक जाओ। खुशहाली रुककर मिस्टर गोयनका की तरफ देखते हुए बोली, यस डैड। मिस्टर गोयनका खड़े होकर खुशहाली के सामने आए एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देते। अचानक मिस्टर गोयनका के थप्पड़ मारने पर खुशहाली हैरानी से अपने गाल पर हाथ रख उनकी तरफ देखने लगती। वहीं प्रीति के चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो नाटक करते हुए मिस्टर गोयनका के पास आकर बोली, पापा आप ये क्या कर रहे हो? आप इस तरीके से खुशहाली पर कैसे हाथ उठा सकते हो? जिस पर मिस्टर गोयनका का गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, ये लड़की जगह जगह जाकर अय्याशी कर सकती है और मैं इस पर हाथ नहीं उठा सकता। क्या यही इज्जत है हम गोयनका की? खुशहाली अपने गाल पर हाथ रखे हैरानी से मिस्टर गोयनका की तरफ देखते हुए बोली, मैंने क्या किया है जो आप मुझ पर हाथ उठा रहे हो? मालती प्रेगनेंसी किट को लाकर खुशहाली के सामने रखते हुए बोली, तुम्हारे कमरे के बाथरूम से मिले, शायद जल्दीबाजी में भूल गई थी। खुशहाली मालती के हाथ में प्रेगनेंसी किट को देखकर चुप रहती है, जिस पर मिस्टर गोयनका चिल्लाते हुए कहते हैं, निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा कभी अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे घर में मत आना। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, बच्चन। खुशहाली मिस्टर के गोयनका की बात पर उन्हें घूरते हुए बोली, जरा तमीज से बात कीजिए मिस्टर गोयनका, वरना खुशहाली गोयनका वैसे भी एक नंबर की बदतमीज है, कहीं आपके पिता होने का लिहाज ना भूल जाए। और किस बदचलन कर रहे हैं आप?
मेरी माँ को जिसने मारते हुए भी आपको भलाई की, और आप आज उसे ही बदचलन होने का खिताब दे रहे हो। बहुत अच्छी बात है। ये कहते हुए खुशहाली ताली बजाने लगते। मिस्टर गोयनका खुशहाली के बाजू को कसकर पकड़ उसे धक्का देते हुए बोले, निकल जाओ मेरे घर से। अचानक मिस्टर गोयनका के चक्कर देने पर खुशहाली पीठ के बल गिरने लगती है कि दो मजबूत बाहें जाकर उसे संभाल लेती है। खुशहाली के चेहरे पर एक डर साफ नजर आ रहा है, या वही किसी अनजान की खुशहाली मदद करता हुआ देखकर प्रीति वहां पर खड़े वीर को घूरने लगती है। वीर खुशहाली को ठीक से खड़ा कर एक नज़र गोयनका परिवार पर डालने के बाद खुशहाली से बोला, चलिए। मिस्टर गोयनका वीर को गुस्से में घूरते हुए बोले, अच्छा तो तुम हो इस नाजायज औलाद के बाप। मिस्टर गोयनका की बात पर वीर पलट कर उन्हें देखते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं हूँ खुशहाली जी के बच्चे का बाप, और हाँ, नाजायज नहीं है वो इसलिए। तमीज़ से बात कीजिए वरना आपका मुंह तोड़ दूंगा मैं। मिस्टर गोयनका वीर की धमकी पर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, तुम मेरे घर में आकर मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हारी औकात क्या है? वीर जो कि खुशहाली का बैग उसे वापस करने आया था, उसे बैग को खुशहाली के हाथ में लेकर अपने कमर के पीछे दागे गन को निकाल मिस्टर गोयनका पर तान कर बोला, मेरी औकात इतनी है कि अगर मैंने आपको मारकर आपके घर में दफन कर दिया, फिर भी कोई मेरा एक बाल भी नहीं उखाड़ पाएगा। प्रीति वीर की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, तुम इस तरीके से मेरे पापा को धमकी नहीं दे सकते। तो अपने पापा से कहो पापी बनने की कोशिश ना करे, वरना तो मैं वैसे भी पापी हूँ। किसी को भी बिना सोचे समझे मार सकता हूँ, समझी? पापा की चमची। वीर ने बिना किसी भाव के प्रीति को एक नज़र देखकर कहा। वीर के हाथ में गन देखकर मिस्टर गोयनका की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वहीं वीर उन लोगों को एक नज़र देखने के बाद खुशहाली के हाथ को पकड़कर बोला, चले। खुशहाली वीर की बात पर अपना सिर हिला देती और वीर बिना किसी पर ध्यान दिए खुशहाली के हाथ को पकड़कर उसे गोयनका हाउस से बाहर ले जाता है। गोयनका फैमिली बस उन्हें जाता हुआ देखते रह जाते हैं। वीर को इस तरीके से सोच में खोया हुआ देखकर खुशहाली बोली, वीर जी। खुशहाली की आवाज़ पर वीर खुशहाली की तरफ देखते हुए बोला, वीर जी मतलब भाई होता है। कॉल में वीर। खुशहाली अपना सिर हिलाते हुए बोली, तो वीर आप बताओ, आपने ऐसा क्यों कहा कि आप मेरे बच्चे के होने वाले पापा हो? जिस पर वीर शांत हो जाता है। उसे शांत देख खुशहाली और ज़्यादा अप्रोच ना करते हुए बोली, ठीक है, हम हॉस्पिटल चलते हैं। इतना कहकर खुशहाली फिर से कमरे की तरफ चली जाती है। वीर जाते हुए खुशहाली को देखकर खुद से बोला, कैसे बताऊं कि सच में मैं हूँ? अगर गलत समझने लगी तो, और अगर अबॉर्शन करवा दिया तो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इतना सोचते हुए वीर बर्तन साफ कर कपड़े चेंज करने अपने कमरे में चला जाता है। मृत्युंजय बड़े सीरियस लुक में अपने लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था और उसे लैपटॉप में करीब 30 साल के आदमी, जिनकी शख्सियत काफ़ी बड़ी और लुभावनी थी, एक आदमी को अपने सामने जलकर राख होता हुआ बिना किसी भाव को देख रहा था। अमृत लैपटॉप में चल रहे सीन को देखते हुए मृत्युंजय से बोला, दीप वत्सला वापस आ गया और इस बार कुछ नए खिलौने लाया है। मृत्युंजय अमृत की बात पर रीति की तरफ देखते हुए बोला, जबकि तुम्हें सब कुछ पता था, तुमने पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? ऋतिक, जो कि एक कान से उन लोगों की बातें सुनते हुए दूसरे कान से अपने फ़ोन में ध्यान लगाए सब पे सर पर बोल रहा था, मृत्युंजय की बात पर बोला, डोंट जोक लाइक डैट। इतने सारे लोग क्या खाने और उनकी चर्बी बढ़ाने के लिए है? मृत्युंजय ऋतिक के जवाब पर अपने दांत पीसते हुए बोला, वत्सला यहाँ का नहीं, मेरे गोवा वाले प्रोजेक्ट को टारगेट कर रहा है और गोवा में तुम थे, तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है तो और किसकी है? मृत्युंजय ऋतिक पर चिल्लाते हुए कहा। ऋतिक अपना फ़ोन बंद कर मृत्युंजय की तरफ बिना किसी भाव के देखते हुए बोला, मार देता हूँ उसे, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। इतना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? शोभित ऋतिक की बात पर बोला, किसी काम को अंजाम देना मतलब कि मौत देना नहीं होता। ऋतिक बोरियत भरी आवाज़ में बोला, मुझे कोई भी बकवास नहीं सुननी, और अगर मुझसे काम करवाना है तो मैं वैसे ही करूँगा जैसे मुझे पसंद है, और आज मेरा एक डिनर है, सो डोंट डिस्टर्ब मी एट नाइट।
इतना कहकर ऋतिक स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। ऋतिक को जाता हुआ देखकर विक्रम मृत्युंजय से बोला, देखा, अपनी मर्जी का मालिक है, किसी की नहीं सुनता। जिस पर मृत्युंजय विक्रम को एक नज़र देखकर बोला, हमें कुछ भी करके वत्स को रोकना होगा। शोभित मृत्युंजय को रिलैक्स करते हुए बोला, मैं गोवा के लिए निकल जाता हूँ। गर्दन नहीं महिलाकर बोला, नहीं, मैं जाऊँगा, मेरा लेना देना है, मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। अमृत मृत्युंजय की बात पर बोला, कोई नहीं जाएगा गोवा, यहाँ फैमिली में सबको हमारी ज़रूरत है। मृत्युंजय, महक प्रेग्नेंट है, इसलिए कुछ भी बकवास मत सोचो। विक्रम कुछ देर चुप रहकर बोला, मैं चला जाता हूँ गोवा और आरू यहीं रह जाएगी कुछ दिनों के लिए, मेरी बीवी तो प्रेग्नेंट भी नहीं है। विक्रम की बात पर शोभित उसका साथ देते हुए मृत्युंजय से बोला, विक्रम ब्रो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं और वो चले जाते हैं गोवा। मृत्युंजय कुर्सी से खड़ा होकर बोला, नवरात्रि से पहले कोई नहीं जाएगा, चुपचाप घर में रहो। इतना कहकर मृत्युंजय स्टडी रूम में बाहर चला जाता है। सभी उसे जाता हुआ देखकर अपना सिर हिला देते हैं और नाश्ते के लिए स्टडी रूम से बाहर आ जाते हैं। मृत्युंजय लिविंग रूम में आता है तो वैशाली बुरी तरीके से स्टडी रूम के दरवाजे को घूरे जा रही थी। मृत्युंजय वैशाली की नज़र को फॉलो करते हुए बोला, स्टडी रूम में तुम्हारा कोई सौतन नहीं है, इसलिए उसे घूरना बंद करो। वैशाली मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, हमको पता है वहाँ पर कोई सौतन नहीं है, लेकिन हमारा पति सुबह होते ही वहाँ क्या करने जाता है। मृत्युंजय कुछ देर सोच कर बोला, तुम्हारा पति मुझसे मिलने आता है। वैशाली मृत्युंजय को अजीब नज़रों से घूरते हुए, हमारे मन में शंका पैदा करने की कोशिश ना ही करो तो बढ़िया होगा बरका भैया, काहे कि हमको 100% यकीन है हमारा पति मर्दों में इंटरेस्ट नहीं रखता। वैशाली की बात पर मृत्युंजय उसे घूरते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। तभी राघव और डेविड जाकर मृत्युंजय से बोले, बॉस। वैशाली उन दोनों को देखने के बाद हल्का शरारत में मुस्कुरा कर मृत्युंजय से बोली, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारी दीदी से शादी करने से पहले आप मर्दों के बीच में थे, हमने तो कोई औरत भी नहीं देखी आपके साथ, तो आप बताओ हम कैसे यकीन कर ले कि आपको दिलचस्पी नहीं है मर्दों में। मृत्युंजय वैशाली के बात को अच्छे से समझ रहा था कि वैशाली इनडायरेक्टली उसे गे साबित कर रही थी, जिस कारण उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अमृत। अमृत मृत्युंजय के चिल्लाने पर भागते हुए आकर बोला, क्या हुआ, कौन सा बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया है जो तुम इतना चिल्ला रहे हैं। मृत्युंजय अमृत को घूरने के बाद वैशाली की तरफ पॉइंट करके अमृत से बोला, अपनी इस बीबी को अपने कमरे में बंद करके रखा करो, जब ये बाहर आती है ना मेरा दिमाग खराब करके जाती है। मृत्युंजय की बात पर अमृत हताश नज़रों से वैशाली को देखते हुए, तुमने क्या कहा है। वैशाली छोटा सा मुंह बनाकर, हमने कुछ नहीं कहा, देखो ना बिना मतलब का हम पर चिल्ला रहे हैं। लिविंग रूम में बैठा ऋतिक जो अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए वैशाली और मृत्युंजय की बहस को बहुत अच्छे से सुन रहा था, खड़ा होते हुए अमृत से बोला, तुम्हारी वाइफ काफ़ी इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही है, जबकि है नहीं। ही इनडायरेक्टली कॉल्ड द बॉस गे। वैशाली ऋतिक की आवाज़ पर पलट कर ऋतिक को देखते हुए बोली, तुम कौन से मंगल ग्रह से आए हुए हो बे। ऋतिक वैशाली को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, गोवा और वो अर्थ में है, मंगल ग्रह में नहीं डियर बक मशीन। वैशाली बिना किसी मतलब के अपने हाथ के स्लीव को चढ़ाने की एक्टिंग करते हुए ऋतिक के सामने आकर बोली, शाला हमको बक मशीन कहता है, तो हम तुमको बता दें, हमसे पंगा लेने की कोशिश मत करो, ये घर में रहना है ना तो अच्छे से रहो, खाओ पियो ऐश करो, लेकिन वैशाली मिश्रा के पंगे में बिल्कुल मत पड़ो। नीलिमा आते हुए वैशाली से बोली, तमीज़ नहीं है क्या बात करने का, मेहमानों से ऐसे बात करते हैं। वैशाली नीलिमा की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, आप देख नहीं रही हो, हमारे फटे में टांग लड़ा रहे हैं। ऋतिक सब लोगों को एक नज़र देखने के बाद गन निकालकर वैशाली के ऊपर तानते हुए बोला, मुझे वो लोग नहीं पसंद जो मुझसे तेज आवाज़ में बात करते हैं। गन देखकर वैशाली के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वहीं अमृत ऋतिक से बोला, ऋतिक मेरी वाइफ है वो। मृत्युंजय ऋतिक को देखते हुए बोला, ऋतिक गन नीचे करो। वैशाली गन देखकर ऋतिक पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वैशाली पर गन तानने की, हमको हल्के में ले रहे हो का। ऋतिक बिना किसी भाव के बोला, मुझे मेरा ईगो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तुमने मुझे गाली दी।
वैशाली ऋतिक की बात पर 2 मिनट उसकी तरफ आंखों में देखने के बाद उसके हाथ पर मार उसके गन को छीन कर ऋतिक पर तानते हुए बोली, हमको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश ना ही करो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। काहे कि हम उन लौंडियों में से नहीं है जो छोटी सी चोट लगने पर पूरे घर को सिर पर उठा लेती। इतना कहकर वैशाली गन को अनलोड करके सारी गोलियां ऋतिक के सामने जमीन पर बिखेर देती है और खाली पिस्तौल को ऋतिक की तरफ उछाल देती है। ऋतिक को पहली बार किसी लड़की की तरफ अट्रैक्शन महसूस होने लगता है और वो एक टक वैशाली को देखने लगता है। महक नीचे आते हुए बोली, ये क्या हो रहा है वैशाली, तुम्हारे हाथ में गन क्यों है? वैशाली महक की आवाज़ पर जल्दी से महक की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, आपको गलतफहमी हो रही है दीदी, असली गन नहीं है, नकली है, देखो इसमें तो गोली भी नहीं है। वैशाली ने ऋतिक के हाथ से जबरदस्ती गन को छीनते हुए महक को दिखाते हुए कहा। महक वैशाली की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोली, अगर वो गन नकली है तो तुम लेकर यहाँ कहाँ घूम रही हो? राघव महक की बात पर जल्दी से बोला, मैम 2 दिन पहले विप्लो गन की डिमांड कर रहा था, इसलिए हम उसके लिए नकली गन लेकर आए। महक राघव की बात पर गन को देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कभी गन नहीं चलाई और मैं असली और नकली गन में फ़र्क नहीं समझे? सबको वार्निंग दे रही हूँ, नवरात्रि तक मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। अपने घर में वैशाली ऋतिक की तरफ देखते हुए धीरे से अपने दांत पीस कर बोली, तुम्हारा हिसाब हम बाद में बराबर करेंगे। बच्चू, दीदी ने बचा लिया तुमको, वरना साला कहाँ कहाँ मारते हैं तुमको पता नहीं चलता। इतना कहने के बाद वैशाली जल्दी से महक से बोली, दीदी नाश्ते का वक्त हो गया है, चलो ना नाश्ता करते हैं, हमको बहुत भूख लगी है। महक अपना सिर हिलाते हुए मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, चलिए नाश्ता करने। फिर ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, ऋतिक भैया आप भी चलिए। ऋतिक महक की बात पर एक नज़र वैशाली को देखने के बाद अपना सिर हिला देता है और सभी लोग डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं। विप्लव भी नीचे आकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए मासूम आवाज़ में बोला, बिग ब्रो। विप्लव की मासूम आवाज़ पर सबकी नज़र उसकी तरफ मुड़ जाती है, जिस पर विप्लव जल्दी से मृत्युंजय से बोला, मुझे मेरे स्पोर्ट्स कार की चाबी दो ना, मुझे शॉपिंग पर जानी है। विप्लव के बात पर अदिति जल्दी से बोली, मुझे भी जाना है शॉपिंग पर, पूजा का सामान लेना है ना। वैशाली उन दोनों की बात पर बोली, हम भी चलेंगे। महक उन लोगों की बात पर बोली, मुझे भी जाना है, कुछ सामान चाहिए था। महक की बात पर मृत्युंजय उसे देखते हुए बोला, तो मुझसे कहो ना तुम्हें कहाँ जाना है, मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें। मृत्युंजय की बात पर वैशाली उसको देखते हुए बोली, काहे हम लोगों के साथ जाएगी तो क्या हम आपकी बीवी को किडनैप कर लेंगे? जिस पर अदिति बोली, नहीं नहीं, हम हमारी दीदी को क्यों किडनैप करेंगे? वैशाली अदिति की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा अदिति, हमारी दीदी को कोई किडनैप नहीं कर सकता, हम उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। वैशाली की बातों को सुनते हुए ऋतिक धीरे से बोला, किस गुंडी को उठाकर ले आए हैं ये लोग? इतना सोचते हुए ऋतिक मुंह बनाकर फिर से अपना नाश्ता करने लगता है। तभी प्रकृति नीचे आकर सब लोगों की तरफ देखते हुए बोले, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी मुझे थोड़ी देर हो गई। ऋतिक नज़र उठाकर प्रकृति की तरफ देखता और ऋतिक के सर्द आंखों को महसूस कर प्रकृति चुपचाप बैठ जाती है। कुछ देर बाद नाश्ता करके जैसे कि उन लोगों ने डिसाइड किया था शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, उनके साथ विकल्प भी चला जाता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।